Do you want to know? हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चा लोग, इसके पहले वीडियो में हमने आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी हाइड्रोकार्बन की, है ना। उसमें हमने 4 तरह की प्रॉपर्टीज देखी थी, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। फिर उसमें हमने ये भी सीखा था कि सैचुरेटेड को क्यों सैचुरेटेड कहा जाता है और अनसैचुरेटेड को क्यों अनसैचुरेटेड कहा जाता है। ठीक है। अब बच्चा लोग, उसके बाद आपका टॉपिक आता है फ्यूल का। देखिए, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आपके नोट्स में दे रखा है, आपको रीड करके अपने आप करना है। मैं उसमें कुछ नहीं कराऊंगा, बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन है जो आपने चैप्टर नंबर 15 में भी कुछ पढ़ी थी। फ्यूल क्या होता है, वो सारी चीजें, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसको जलाने पे हीट एनर्जी या तो लाइट एनर्जी मिलती है। भाई, अब वो एनर्जी कुकिंग पर्पस के लिए, व्हीकल के इंजन को चलाने के लिए या अलग अलग तरीके से उस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन सभी को फ्यूल कहा जाएगा। फिर पेट्रोलियम क्या होता है, तो पेट्रोलियम अर्थ में से मिलने वाला एक डार्क लिक्विड होता है जिसमें से हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से निकालते हैं। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन है, आपके टेक्स्ट में दी हुई है, आप रीड करोगे अपने आप आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब आज हम जो शुरू कर रहे हैं दैट इज इथेनॉल। क्या चीज? इथेनॉल। हम क्यों इथेनॉल को पढ़ रहे हैं? पहली चीज पता, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, इथेनॉल हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी जगह यूज होता है। प्रेजेंटली कहां यूज हो रहा है ना? हैंड सैनिटाइजर करते हो ना, उसमें सबसे मेन कंपोनेंट क्या है जो उड़ के जाता है, दैट इज इथेनॉल। उतना ही नहीं, फिर आप जो बेकिंग सोडा यूज करते हैं, कुकिंग सोडा जिसे हम कहते हैं, इनो वगैरह, वो भी कहीं ना कहीं इथेनॉल की मदद से ही बनाया जाता है। सो इथेनॉल को इसलिए हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बाद देखेंगे हम इथेनॉइक एसिड। अब चलो, इथेनॉल कहां से बनता है पहले देखेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग। देखो, इथेनॉल कहां से बनेगा? जो मेन सब्सटेंस है इथेनॉल को बनाने वाला, वो है मोलेसिस। क्या होता है ये मोलेसिस? चाशनी, ये मीठी मीठी चाशनी। बच्चा लोग, आप जब शुगर केन का जूस निकालते हैं, उस जूस को कॉन्सेंट्रेटेड जूस होगा। कैसा जूस होगा? कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब उसमें पानी नहीं होगा। उस जूस को अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में लेके जाए तो उसके अंदर से एक डार्क लिक्विड में से मिलेगा। मतलब अगर आप उस शुगर केन के जूस को थोड़ा गर्म करेंगे ना, तो आपको एक डार्क लिक्विड चीज मिलेगी जिसे हम चाशनी कहते हैं हिंदी या गुजराती में, और उसी को हम कहते हैं मोलेसिस। अब इस मोलेसिस सब्सटेंस के अंदर एक सबसे खास चीज होती है जिसकी वजह से हमें मिठास मिलती है। उस चीज का नाम है सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। तो सुक्रोज एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। क्या है वो? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। अब इसका स्ट्रक्चर वगैरह आपको जरूर नहीं है, फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि सुक्रोज एक हाइड्रोकार्बन है। एक समझ लो कि एक तरह का न्यूट्रिशन होता है ना हमारे खानों के अंदर, वैसी एक चीज है। ठीक है। तो इस मोलेसिस में अप्रोक्सीमेटली 30% सुक्रोज मौजूद होगा और इसी के अंदर से हम इथेनॉल को बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि इस मोलेसिस को डाइल्यूट किया जाएगा। इसमें पानी डाला जाता है ताकि इसको डाइल्यूट बनाया जाए। अभी तक क्या था कि पानी का लेवल बहुत कम था, कॉन्सेंट्रेटेड था। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि यही चीज ज्यादा होगी। हमने क्या किया, उसमें पानी ऐड कर दिया, मतलब इसकी मात्रा ऑटोमेटिकली कम होती गई। सो इस तरीके से पानी ऐड किया कि उसमें सिर्फ 8 to 10% सुक्रोज या मोलेसिस रह जाए, या कह सकते हैं कि सिर्फ 8 to 10% सुक्रोज रह गए। अब क्या किया जाएगा? देखो, इस सुक्रोज को है ना, ईस्ट का नाम सुना है ना आपने, एक माइक्रोऑर्गेनिजम्स, वो अटैक करेगा। अब ईस्ट जो है माइक्रोऑर्गेनिजम्स अटैक करके इसके एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट करेंगे। अब ईस्ट का मेन काम है कि वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस को खा सकते हैं। तो देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि ये जो चीज है ना, सुक्रोज, इट इज अ काइंड ऑफ नाइट्रोजनस। देखो, नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजनस। नाइट्रोजनस का मतलब है एक ऐसा कंपाउंड जो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन से रिलेटेड है या नाइट्रोजन से बना हुआ है,
ठीक है, हमको पता है ना, हमने पढ़ रखा है कि प्लांट्स नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, वो नाइट्रोजन से उनकी काफी उनको ग्रोथ मिलती है, पढ़ रखा है ना आपने पहले के स्टैंडर्ड्स में। सो शुगर कैन बी वन ऑफ दैट प्लांट ही है, इसीलिए इसमें नाइट्रोजन की कुछ मात्रा भी रहती है। अब अगर नाइट्रोजन कम होगा तो उसके अंदर एमोनियम सल्फेट या एमोनियम फॉस्फेट डाला जाएगा। क्या चीज? Al2SO4 या Al-P4, एमोनियम नॉट एल्यूमिनियम, सॉरी, NH4 एंड NH_P4, एमोनियम सल्फेट या एमोनियम फॉस्फेट ऐड किया जाएगा, ताकि अगर इसमें नाइट्रोजन कम है तो नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा आ जाए। यहां तक की कहानी क्लियर हुई? चलो, तो डाइल्यूट हो जाने के बाद जैसे कि हमने कहा कि उसमें नाइट्रोजन सब्सटेंस ऐड किए जाएंगे इफ रिक्वायर्ड। चलिए, नाइट्रोजन भी आ गया, अब उसको एक स्पेशल बॉक्स में स्पेशल जगह पे रख दिया जाएगा कुछ दिनों तक, और उसके अंदर ईस्ट डाल दिया जाएगा। कौन क्या चीज डाला जाएगा उसके अंदर? ईस्ट। अब बच्चा ईस्ट क्या करेगा? इस मोलेसिस को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। क्या चीज? छोटे छोटे चीजों में, और इसी चीज को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। व्हाट वी कॉल इट? फ्रेगमेंटेशन। ये नाम आपने और भी कहीं सुन रखा है ना? चैप्टर नंबर 8 में सुना होगा बच्चा, लेकिन वो चीज ये चीज से अलग है। वहां पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स नहीं है। इसको नाम क्यों दिया गया? फ्रेगमेंट। बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बांटना, टुकड़ों में बांटना, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंट्स। अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ही ईस्ट इसको फ्रेगमेंटेशन चालू करेगा तो रिएक्शंस कैसे होंगे? ये जो सुक्रोज है सबसे पहले एक एंजाइम मतलब मालूम है ना, जो रिएक्शन को फास्ट करे, एक एंजाइम इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में एंड फ्रुक्टोज में, C6H12O6, सिमिलरली C6H12O5। तो ये क्या बन गया? ग्लूकोज, और ये क्या बन गया? फ्रुक्टोज। बच्चा ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको नाम दिया गया है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ऑल दैट। अब इस ग्लूकोज या फ्रुक्टोज को वापस एक और एंजाइम कन्वर्ट कर देगा किसमें? डायरेक्टली इथेनॉल में, CH3CH2OH, इथेनॉल, CH3 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ सही, समझ आया बच्चा लोग? सो ये बहुत ही आसान सी प्रोसेस थी इथेनॉल को बनाने की। अच्छा, ये एंजाइम का नाम क्या है? एक इन्वर्टेस और दूसरा है ज़ाइमेस। ये सिर्फ एंजाइम्स के नाम हैं which you have to remember। यहां तक क्लियर बच्चा लोग? ओके बच्चा लोग, सॉरी, ये इसका नाम फ्रेगमेंटेशन नहीं है, फर्मेंटेशन है। ओके, इसको आप कह सकते हो कि जैसे ब्रेड के ऊपर फंगस आती है, ब्रेड सड़ने लगती है ना, वैसे ही यही चीज है। देखो, जब ये प्रोसेस होगी ना तो स्मेल आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फर्मेंटेशन में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे, लेकिन वो एक केमिकल चेंज होता है। किस टाइप का केमिकल चेंज? एज पर एग्जांपल, आपकी दूध का दही बनता है ना, दूध से दही बनना, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फर्मेंटेशन। हाँ, वहां पे एक लो लेवल पे होता है तो बदबू नहीं आती है, बट इस केस में थोड़ी स्मेल भी आती है। हम वो जब डालते हैं है ना, इथेनॉल को जब छांटते हैं तो स्मेल आती है। जब इथेनॉल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है ना सैनिटाइजर में, तो उसमें से कुछ गंदी स्मेल आती है। कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा। ओके, तो बच्चा लोग, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत आसान है, मैं सिंपली बोल देता हूं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज के इथेनॉल एक क्लियर लिक्विड है। जब आप इथेनॉल को अपने प्योर फॉर्म में देखेंगे ना तो आपको एकदम पानी जैसा दिखेगा। पानी होता नहीं है, बट पानी जैसा दिखेगा। दूसरा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन।
अब वो अपने करस्पॉन्डिंग अल्केन से भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। करस्पॉन्डिंग अल्केन का मतलब क्या है, मान लो कि अगर इस इथेनॉल में से मैं ये अल्कोहल निकाल दूं, यानी कि मैं इसको बना देता हूं इथेन। क्या बना दिया मैंने इसको? इथेन। तो ये इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन हो गया। क्या हो गया? इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन हो गया। समझ आ रहा है? अब यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि इसके बॉइलिंग पॉइंट से भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दैट्स इट। फिर लास्ट प्रॉपर्टी कि इथेनॉल जो है वो पानी के साथ बहुत इजीली से मिक्स हो जाता है, बहुत ही इजीली। आप जितना भी डालेंगे ना, देखो अभी तक हमने क्या देखा था 9th में कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही कोई सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन इथेनॉल एक ऐसी चीज है जो जितना भी डालो प्योरली मिसिबल, जितना भी डालो नहीं, सॉरी क्वांटिटी वाइज तो लिमिटेशन रहेगा लेकिन प्योरली मिसिबल होगा। इन शॉर्ट ये एक सॉल्यूशन बना देगा। ठीक है, सो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके बच्चा लोग, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए हमने सबसे पहले क्या देखा कि कैसे इथेनॉल को बनाया जाता है, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली है डिहाइड्रेशन। बच्चा लोग, हम लोगों को भी डिहाइड्रेशन होता है ना, जब पानी की कमी हो जाती है, जब लूज मोशन टाइप की बीमारी होती है। सिमिलरली अगर इथेनॉल में से H2O निकाल दिया जाए तो उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। सो इथेनॉल में से पानी का लेवल कम करना मतलब इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड बनाना। व्हाट आई एम सेइंग, इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड बनाना या पानी का मॉलिक्यूल निकालना, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अब इसमें क्या किया जाएगा, एक लिमिटेड अमाउंट का इथेनॉल लिया जाएगा, उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा 443 केल्विन पे। कितना? 443 केल्विन पे उसको गर्म किया जाएगा। H2SO4 पता है ना, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, उसके साथ रिएक्ट करवा के गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर से एक पानी का मॉलिक्यूल मतलब H2O निकल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, ये होता है इथेनॉल। अब अच्छा लोग, इसके अंदर से H2 का निकलना, H2O का निकलना मतलब देखो, एक ये OH ग्रुप निकल जाएगा, ये अल्कोहल निकल जाएगा, दूसरा क्या निकलेगा, एक H। अच्छा एक H कहां से निकलेगा, इसके पास से, इसके पास से ये एक H निकल जाएगा। सो ये दोनों मिक्सअप होके क्या बना लेंगे, H2O। बचा क्या, जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। समझ आ गया? अब जरा देखते जाओ, प्रॉब्लम क्या है कि इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है। अब तो ये क्या करेंगे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर देंगे, मतलब यहां पे सिंगल का हो जाएगा डबल बॉन्ड। देखो अब हो गए 4-4 बॉन्ड दोनों के पास हो गए। अच्छा ये क्या बन गया, अब 2 कार्बन बीच में डबल बॉन्ड, तो क्या ये इथीन बन गया। इसका मतलब जब आप इथेनॉल को H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो वो इथीन बनाएगा, H2O मॉलिक्यूल उसके अंदर से निकल जाएगा। अब अगर मान लो इसी के अंदर मैं अल्कोहल की बहुत बड़ी मतलब अमाउंट ज्यादा लेता हूं, हमने यहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट लिया था थोड़ा सा, अब अगर मैं अमाउंट ज्यादा लेता हूं, चलो मैं इसको फिलहाल कर देता हूं डबल, CH3 CH2OH, और उस समय अगर मैं इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म करता हूं 413 केल्विन, उस समय भी क्या होगा, अगेन वाटर मॉलिक्यूल तो निकल ही जाएगा। अब क्या होगा, क्या अभी भी इसमें से इथीन बनेगा, क्या अभी भी इसमें से इथीन बनेगा, देखो देखते जाओ बच्चा लोग। इसके 2 मॉलिक्यूल बनाता हूं मैं, ये दो, यहाँ पे 2 अल्कोहल के हमने 2 मॉलिक्यूल लिए ना, दोनों को अलग अलग बनाता हूं मैं।
क्या ये ऐसी कोई चीज हो गई? अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल और ये अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल। अब देखो यहां से होगा क्या, ध्यान से सुनना। यहां का किसी एक मॉलिक्यूल का पूरा OH मॉलिक्यूल निकलेगा, किसी एक का पूरा OH निकलेगा और इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा। सॉरी नॉट दिस वन। ये जो OH है ना बच्चा, इस OH का बॉन्ड टूटेगा। सबसे बड़ी चीज कि यहां से पूरा OH निकला लेकिन यहां से OH में का H निकलेगा, यानी कि इसका H और इसका OH मिलके क्या बनाएंगे? H2O। अब देखना, अब ये जो दो मॉलिक्यूल है ना ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। इसको एज इट इज मैं यहां लिख लेता हूं, CCAOH। देखो ये मॉलिक्यूल, ये H निकल गया, ये तो निकल गया, तो कितना बचा? डन। अब ये मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब इसको मैं घुमा के इसके क्या करेगा, मतलब देखो ये कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, 1 2 3, चौथा तो निकल गया, यानी कि ये कार्बन यहां पे आके अटैच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C एंड देन दिस वन। तो अच्छा ये क्या बन गया? देखो ये CO आ गया, इसको क्या बोलेंगे हम? एस्टर ग्रुप। क्या बनाएगा ये? एक एस्टर, सॉरी एस्टर के इथर सॉरी, इसको हम कहते हैं इथर। देखो हमने लास्ट टाइम एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था कि अगर C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O दोनों हैं तो उसे हम क्या बोलते थे? एस्टर कहते थे। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होगा, अगर मान लो कार्बन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड O है, तो ये वाले फंक्शनल ग्रुप को हम ईथर कहते हैं। क्या बोलेंगे? ईथर। समझ आ रहा है बच्चा लोग? यानी कि ये एक ऑक्सीजन दो कार्बन के बीच में आ जाएगा एंड हमको एक ईथर नाम का मॉलिक्यूल मिलेगा। इसको हम डाई इथाइल ईथर भी कह सकते हैं। डाई इथाइल, क्यों डाई इथाइल? देखो ऑक्सीजन के इस तरफ 2 कार्बन तो ये इथाइल, ऑक्सीजन के उस तरफ 2 कार्बन तो ये भी इथाइल। सो 2 इथाइल है तो क्या बन गया? ये डाई इथाइल, और सिंगल बॉन्ड O है इसका मतलब इथर, तो डाई इथाइल इथर, डाई इथाइल इथर। क्या नाम पड़ गया इसका? डाई इथाइल इथर। हम जन पढ़ी बका लोग? सो डिहाइड्रेशन के बाद सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, सॉरी सोडियम। यानी अल्कोहल को हम सोडियम एटम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। अब बच्चा इस समय क्या होगा? सिर्फ ये हाइड्रोजन निकल के चला जाएगा। देखो एक्चुअली है क्या, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जो एलिमेंट जुड़ते हैं ना, जो एलिमेंट जुड़ रहे हैं वो वैलेंसी के अकॉर्डिंग जुड़ते हैं। एक और चीज, अब ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इथेनॉल, तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे एडिशन रिएक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। इसीलिए इसके पहले वाले रिएक्शन में भी कुछ निकल के जा रहा था तो बदले में कुछ आ रहा था। एक्चुअली वहां पे सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा था बिकॉज कोई नया एटम नहीं था, बट यहाँ पे एक नया एटम है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, प्योर सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। यानी कि वैलेंसी के अकॉर्डिंग एक चीज निकल जाएगी और एक चीज आ जाएगी। हम लोग पता है पहले देखते थे कि HCl को अगर मैं किसी से रिएक्ट कराता हूं, सपोज NaOH, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो ये H+ होता था, Cl- होता था, Na+ होता था, OH- होता था। ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा। हम कुछ ऐसा करते थे, यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O बनता था। वैसी ही चीज यहाँ पे भी होगी, ये भी टूटेगा। तो ये किस तरीके से टूट रहा है? CH3CH2O- प्लस H+। सोडियम क्या होता है? सोडियम की वैलेंसी
+1 होती है, सो ये माइनस और ये 1 आके जुड़ जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड ही हो रहा है, जस्ट बॉन्डिंग करने का तरीका आपको बता रहा हूं मैं। मैंने क्या कहा था कि वैलेंसी के अकॉर्डिंग ज्वाइंट होंगे, वैलेंसी के अकॉर्डिंग आपस में जुड़ते हैं, इसलिए मैंने आपको वैलेंसी बताया है। इसकी -1 इसकी +1, सो अल्टीमेटली होगा क्या, CH3 CH2 ONA प्लस हाइड्रोजन अलग। अब हाइड्रोजन का अकेला आइटम पॉसिबल नहीं है तो H2 निकलेगा। बैलेंस करने के लिए यहां पे मुझे देखो ये बरकरार, यहां से 2 हाइड्रोजन निकला तो मुझे यहां पे 2 लगाना पड़ेगा जस्ट फॉर बैलेंसिंग पर्पस। अब इधर 2 है तो इसके आगे भी 2 रखना पड़ेगा, इसके आगे 2 हो गया तो Na के आगे भी 2 है, यानी कि यहां भी 2 लगाना पड़ेगा। ये वाला रिजल्ट आएगा। क्लियर हो गया बैलेंसिंग? ओके, अब इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम इथो ऑक्साइड। एक कार्बन है, देखो 2 कार्बन है इसलिए इथ, ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्साइड, सोडियम जुड़ा हुआ है इसलिए सोडियम इथो ऑक्साइड। ये भी एक ईथर ही है, एक तरह का ईथर है, लेकिन इसमें सोडियम है इसलिए इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी अलग रहती है, तो नाम भी अलग दे दिया, सोडियम इथो ऑक्साइड। सिर्फ याद रखना है कि सोडियम के साथ रिएक्शन होगा तो ये चीजें होगी, सिंपल। इसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो बच्चा लोग ऑक्सीडेशन जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था ना, लास्ट वीडियो में सेम टू सेम वही है। इथेनॉल को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे किसके साथ, अल्कलाइन KMnO4 या तो फिर एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के साथ, तो उस समय क्या होगा, इथेनोइक एसिड बनेगा। सेम रिएक्शन लास्ट वीडियो में देखा था, वही रिएक्शन यहाँ पे आपको रिपीट करना है नंबर 3 में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, आई थिंक आप कर लेंगे बहुत ही आसानी से, सेम रिएक्शन है। अब लास्ट है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। चलो इसको भी मिटा के लिख लेते हैं। सो आज का हमारा आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। एक्चुअली बच्चा लोग ये एक तरह का रिडक्शन रिएक्शन है, इसमें से हाइड्रोजन निकल के जा रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन निकल के जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हमको पता है कि अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। एम आई राइट? चलिए, सो यहां पे क्या किया जाएगा बच्चा लोग, अल्कोहल को कॉपर के प्रेजेंस में, यहां पे कॉपर एज ए कैटलिस्ट लिया जा रहा है ताकि उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ाई जा सके। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है, कितने 573 केल्विन पे। होगा क्या, अब इसके अंदर का 2 हाइड्रोजन निकल के जा रहा है। चलो इसकी बॉन्डिंग बनाऊं मैं। बॉन्डिंग से बहुत ही क्लियर आइडिया आता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, ये है इथेनॉल। अब इसमें से 2 हाइड्रोजन को निकालना है। देखो एक ये निकल रहा है, एक ये निकल रहा है। अब होगा क्या कि यहां पे सॉरी नॉट दिस वन, एक हाइड्रोजन ये वाला निकलेगा, इसके बीच में दुश्मनी हो गई। एक हाइड्रोजन यहां से निकला और एक हाइड्रोजन इसके पास से निकला, सो अल्टीमेटली हमको मिल गया H2। अब ये जो बच गया, बचा जरा ध्यान से देखो, ये गायब, ये गायब। इस कार्बन को डबल बॉन्ड की जरूरत है, मतलब कार्बन को एक और बॉन्ड की जरूरत है, ऑक्सीजन को भी एक और बॉन्ड की जरूरत है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो ये यहां पे एक और बॉन्ड बना देगा। अब जरा ध्यान से देखो, कार्बन डबल बॉन्ड हो और साथ में हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, आई थिंक ये तो एल्डेहाइड ग्रुप बन गया है ना। एल्डेहाइड में CH होता है ना, CHO, तो अल्टीमेटली ये बन क्या गया, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन इथ एल्डेहाइड आन, तो ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल। सो CH3 CHO क्या बन गया, ये इथेनॉल एल्डेहाइड। ठीक है बच्चा लोग, सो यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉल की समाप्त होती है। अब लास्ट चीज है उसके यूजेस।
सो इथेनॉल जहां जहां यूज होते हैं बच्चा बहुत ही इजी से यूज है। चलिए फटाफट उसे रीड करके समझ लेते हैं। एज एन एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। बच्चा लोग पता ना बहुत बार हमारी गाड़ी गर्म हो जाती है, कार ट्रक, तो उसके अंदर एक लिक्विड के अंदर इथेनॉल मिक्स किया जाता है ताकि वो इंजन को या दूसरे पार्ट्स को जितना हो सके ठंडा रख सके। एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। आपके स्कूल में अगर लेबोरेटरी है और उस लेबोरेटरी में अगर अलग अलग जानवरों के स्पेसिमेन, यानी कि देखा होगा ना आपने लेबोरेटरी में पड़े होते हैं कांच के शीशी के अंदर, सो उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो इथेनॉल का बना होता है। प्योरली इथेनॉल नहीं होता बट इथेनॉल उसमें मिक्स होता है। सो एज अ प्रिजर्वेटिव, उन चीजों को बचाए रखने के लिए। एज एन एंटीसेप्टिक टू स्टेरिलाइज बाउंड्स इन हॉस्पिटल्स। वो चोट लगने पे पता है हमको एक डेटॉल या वो एक क्या कोई कंपनी का आता है, लगाते हैं चोट लगने पे। कभी एक्सपीरियंस किया है उस चीज का? वो होता है इथेनॉल का बना हुआ। अब क्यों ऐसा होता है? देखो जब भी चोट लगती है ना तो आउटर जर्म्स जो है ना हमारे बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। सो हम क्या करते हैं वहां पे एक इथेनॉल अप्लाई कर देंगे ताकि जो स्किन के ऊपर जो जर्म्स है, जो मिट्टी चिपक गई है वो उड़ जावे। हमको पता है इथेनॉल एक ऐसी चीज होती है जो इजीली भाप बन के चली जावे। पता है ना आपको, पेट्रोल वेट्रोल सब ऐसा ही तो होता है। नेक्स्ट, एज एन सॉल्वेंट फॉर ड्रग्स, ऑयल्स, फैट्स, परफ्यूम्स, डाइस एक्सेट्रा। अगर मुझे फैट, ऑयल या किसी ड्रग का मतलब है कोई तरह का मेडिसिन जो हाईली उसकी पावर ज्यादा हो, उसको अगर डिसॉल्व करना है तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, तो उनको डिसॉल्व करने के लिए हम इथेनॉल का यूज करते हैं। सो वहां पे इथेनॉल एज सॉल्वेंट यूज होगा। इन द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइलेटेड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट, पावर अल्कोहल एंड डेंचर्ड स्पिरिट। अब देखो ये जितने भी चीजें हैं ना ये सब मेडिकल टर्म्स हैं। मेडिकली इनका कहीं ना कहीं यूज होता है वाउंड के लिए, फिर पता है वो इंजेक्शन लगाने से पहले हमारे स्किन को सॉफ्टन करने के लिए भी एक सॉल्यूशन लगाया जाता है, वो भी एक तरह का स्पिरिट है। तो ये जितने भी चीजें हैं सबके सब अल्कोहल से बनाई जाती है। इन कफ एंड डाइजेस्टिव सिरप, जो आप दवाई पीते हैं ना सर्दी खांसी होने पे, लिक्विड सिरप, उसके अंदर भी इथेनॉल मिक्स होता है। उसी की वजह से आपको नींद ज्यादा आती है। कभी ध्यान दिया हो तो जब आपको सर्दी खांसी का जो सिरप लेते हो, सिरप पीने के बाद बहुत नींद आती है, बिकॉज उसके अंदर अल्कोहल होता है। दारू होता है, दारू नहीं, अल्कोहल मतलब अल्कोहल है बट इथेनॉल है जो कि दारू नहीं कहलाता है। हाँ बट वो घेन तो चढ़ाएगा। ठीक है बच्चा लोग, तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इथेनोइक एसिड के बारे में देखेंगे एंड सोप एंड डिटर्जेंट की छोटी सी बातें करेंगे एंड फाइनली इस चैप्टर का दी एंड करेंगे। थैंक यू।